नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के दायरे में लाने वाला लोकायुक्त विधेयक 2022 हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा से पारित हो गया। लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा जो किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश भी होगा। लोकायुक्त में अधिकतम 4 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 न्यायपालिका से होंगे। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक न्यायाधीश शामिल होंगे। 18 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने लोकायुक्त बिल से संबंधित मसौदे को मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल की बैठक में लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक की पहल के क्या मायने हैं? लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? क्या लोकायुक्त की व्यवस्था राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है? इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के पूर्व कानून सचिव सुरेश चंद्रा जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह जी से। सुभाष जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत मैं सुरेश जी आपसे करूंगा, क्योंकि बात जब लोकायुक्त या लोकपाल की होती है तो इसकी अवधारणा की बात भी होती है आम जनता के लिहाज से, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण संस्था हैं। लोकपाल और लोकायुक्त की जो अवधारणा है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, हमारे जो सिस्टम है, हमारे संविधान में जो दिया हुआ है 3 विंग्स का, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जी। उन चेक्स एंड बैलेंसेस में हमारे पूरा इंडियन लीगल सिस्टम को अगर हम देखें तो 4 ऐसे एलिमेंट हैं कि ओवरऑल वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उसके बाद जो हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स में दिए गए हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, और उसके बाद क्या होता है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस हाउ दिस हैपन, वो एक मैकेनिज्म है ऑफ करेक्शन ऑफ एनी इरेगुलरिटी जी। अगर वो इंटरनली नहीं होती है तो उसको एक्सटर्नल जाना पड़ता है। जैसे इंटरनल ऑडिट है, CAG है, उसमें अगर कहीं नहीं निकलता है तो फिर हम कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट्स के थ्रू रिलीफ मिलता है। एक ये महसूस किया गया कि हमारे जो सिस्टम में करप्शन होता है बहुत हाई लेवल का होता है और हायर लेवल पे होता है। उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि हाई ऑफिसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर सके, इंक्वायर कर सके और कुछ एक्शन ले सके, इस तरह का ये महसूस किया गया था 60s में जी। तो लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है 1960 से चला आ रहा था, लेकिन वो 2013 में आकर के बना। और पहले जो सिस्टम था, मैं बता दूं आपको, उसके अंदर 2 एलिमेंट थे। इनिशियली जिस तरह से ये लोकपाल का या ओम्बुड्समैन का कंसेप्ट आया, उसके 2 कंसेप्ट थे। वन वाज द माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर वन वाज करप्शन जी। माल एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेकन अवे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शुरू में प्राइम मिनिस्टर को और जो हाई ऑफिसेज हैं प्राइम मिनिस्टर को अलग निकाल दिया गया था, तो उसके परव्यू में नहीं थे ये। लेटर ऑन जो फाइनल जो आया लॉ हमारा, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी हैं जिनके अगेंस्ट भी इंक्वायरी हो सकती है जी। उसी आधार पे बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने चीफ मिनिस्टर को नहीं डाला। ये यहाँ पर महाराष्ट्र में एक पॉपुलर जो डिमांड है उसके बेस पे भी है, और जो गवर्नमेंट है इस समय कॉन्शियस है अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल एंड
not only justice should be done, it should appear to have been done जी। with this objective. इस समय ये जो इंस्टीट्यूशन आया है जिसमें चीफ मिनिस्टर भी उसके दायरे में हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम है। समय बताएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी बड़ी बैलेंस्ड है, और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत बैलेंस्ड है, क्योंकि जुडिशरी को भी 2 मेंबर्स उन्होंने दिए हैं जी 4 में से 2 मेंबर्स जुडिशल ऑफिसर्स जी। हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का हमारा जो जीरो टॉलरेंस अबाउट करप्शन जो मुहिम है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, या जो हमारे रिजाइम्स हैं उनकी, तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है जी। जाहिर तौर पे जब लोकायुक्त की बात की जाती है तो बात भ्रष्टाचार की होती है। इसको लेकर देश में बड़ा आंदोलन भी चला, और महाराष्ट्र सरकार की जो एक पहल है, महाराष्ट्र विधानसभा से जो एक बिल पारित हुआ है, वो अपने में खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की आर्थिक अनियमितताएं पूर्व में सरकारों की उभर के सामने आती रही हैं, मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के सवाल उठते रहे हैं, वो अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है। प्रफुल्ल केतकर जी, आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र सरकार की इस पहल को? महाराष्ट्र विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? देखिए, 2-3 बातें मैं अपनी प्रारंभिक इसमें कहना चाहूंगा। जी पहले हमको ये समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम 2020-21 का डेटा देखें, तो जहां तक क्राइम रिकॉर्ड्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, उसमें करप्शन रिलेटेड केसेस में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड है, करप्शन ऑफेंसेस। जी हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि महाराष्ट्र का ये जो बिल है, ये बिल नया नहीं है। बिल में बदलाव जरूर कुछ किए गए हैं, लेकिन जी। ये 1971 का बिल है, और 1971 से आज तक इस बिल में बहुत बार कुछ संशोधन होने के बाद भी ये इस रूप में कभी भी पारित नहीं हुआ था। और इसी कारण से अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, और उस रिकमेंडेशंस का स्वीकार करते हुए, उसमें और कुछ चीजें जोड़ते हुए, अभी महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको अंतिम रूप दिया है। भ्रष्टाचार विरोधी, हमको जो लोगों के लिए ये समझना आवश्यक है कि पहली बार किसी भी स्टेट में ये हुआ है कि मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट लोकायुक्त के दायरे में आ गई है। जी दूसरा, इसके लिए यदि कोई इंक्वायरी उनके बारे में इनिशिएट करनी है, तो उसके संबंध में कोई भी मोशन लाने के लिए वो सेशन में लाया जा सकता है। इसको 2/3 मेंबर्स का एक तरीके से सपोर्ट लगेगा। जी और जैसे कि अभी चंद्रा जी ने कहा कि और आपने भी एक्सप्लेन किया कि एक चेयरपर्सन और 3 इसके सदस्य, 4 में से कम 2 जजेस हो जिनका एक लीगल एक्सपीरियंस हो, तो मुझे लगता है कि बहुत बैलेंस्ड बिल है। इसमें और एक बात मैं बताना चाहूंगा मनोज जी कि जो कंप्लेंट्स चीफ मिनिस्टर के संबंध में इंटरनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर से संबंधित आएगी, जी जैसे कि हमने अभी केंद्रीय स्तर पर रफाल वाले केस में भी ये देखा था, ऐसा ही मामला सामने आया था कि हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में था, लोकपाल या लोकायुक्त के सामने नहीं था, तो उसको भी इसमें से एग्जम्पशन दिया गया है। तो मैं मानता हूं कि एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है। एंटी करप्शन टीथ ऑम्बुड्समैन को देने के लिए लोकायुक्त को एक सफिशिएंट पावर्स भी दिए गए हैं, और वो करते हुए एग्जीक्यूटिव की जो कुछ डिसीजंस, सख्त डिसीजन लेने के लिए जो एक
स्वायत्तता चाहिए, एक ऑटोनॉमी चाहिए, उसको भी सुनिश्चित किया गया है। तो जी। उस अर्थ में मैं देखता हूं कि ये बहुत ही बैलेंस बिल है। हैरानी की बात तो मुझे ये लगती है कि जब ये बिल चर्चा में आया और पारित भी हुआ 29 दिसंबर को, तो महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टी ने इसका वॉकआउट किया और वो भी करप्शन के मुद्दे पर किया। जी। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि राजनीति कैसी करवट लेती है कि महाराष्ट्र पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें चीफ मिनिस्टर एम्बिट में आ रहे हैं लोकायुक्त के, और उस बिल में चर्चा करने के बजाय उस पर जो भी अपनी राय है, समर्थन है, जो भी है वो आप रखने के बजाय वहां पे विरोधी दलों ने पूरे सदन को ही बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया। तो ये मेरे लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक इंटरेस्टिंग बात है। जाहिर तौर पे सभी राजनीतिक दल, अगर मैं कहूं तो भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, लेकिन जब बात कथनी और करनी की आती है तो वो जनता के सामने रूप उभर के आता है। अलग अलग दलों का भी आता है, अलग अलग नेताओं का भी समय समय पे उभर कर आता है। इसीलिए मैं सुभाष जी आपसे एक बात जानना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, इसके लिए समय समय पे सरकारों ने पहल की हैं, कई कानून बने हैं, लोकपाल से लेकर लोकायुक्त तक की पहल की जा रही है, देश में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन भी हुए हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या लोकायुक्त की व्यवस्था राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है? से कम महाराष्ट्र में है। जी। हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, सुन पा रहा हूं जी। महाराष्ट्र में जो लोकायुक्त बिल आया है उसका सर्वथा स्वागत किया जाना चाहिए जी। मैं अपने दो जो सहयोगी हैं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उनके विचारों से मैं अपने को संबद्ध करता हूं, फिर मैं ये बात आगे बढ़ाता हूं। जी। वास्तव में देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा सिस्टम और बड़ा जकड़न भरा सिस्टम है। उस सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, उस आंदोलन को पूरे देश के युवाओं और ईमानदार लोगों का समर्थन प्राप्त था। महाराष्ट्र सरकार ने ये बिल ला करके एक प्रकार से उस आंदोलन की भावना का मान बढ़ाया है, और मैं ये मान कर चलता हूं कि सरकार की या राजनेता जो भी हैं, अगर जो ईमानदार राजनेता है और ईमानदार जनता है जो चाहती है कि देश में भ्रष्टाचार का समूल नाश हो, यह बिल जो है उस जनता की भावना को पुष्ट करता है। और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ, निश्चित तौर पर यह बिल जो है उस भावना को पुष्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिल के माध्यम से जो कमेटी बन रही है, वो कमेटी जो है बहुत मजबूत और स्वायत्त है, जैसा प्रफुल्ल केतकर जी ने कहा। इसलिए हम सब लोग ये आशा कर सकते हैं कि कम से कम महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के बड़े केस मुझे लगता है अब नहीं होंगे। जी। दो मंत्री जेल में रहे, एक मंत्री अभी बाहर आए हैं, एक सांसद भी भ्रष्टाचार में जेल गए और वो बाहर आए हैं। तो महाराष्ट्र एक प्रकार से जो है, चूंकि वहां पर जो है, ये मैं मानकर चलता हूं कि केंद्र हो या राज्य हो, अगर वहां गठबंधन की सरकारें आती हैं तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का जो है बोलबाला रहता ही है। ऐसे में यह बिल और इस तरह की कमेटी गठबंधन सरकारों के प्रभाव से मुक्त होकर के भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है, और इस बिल का सर्वथा स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। सुरेश जी, क्योंकि मैं ये सवाल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि जब भी लोकायुक्त की व्यवस्था की जाती है, कोई समिति बनाई जाती है, उस समिति में जो नियुक्तियां होती हैं उसकी पहल जाहिर तौर पे जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था है, वही पहल करती है। और कहीं ना कहीं एक ये सवाल उठता है कि हम भ्रष्टाचार से लड़ने की पहल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की पहल कर रहे हैं, लेकिन जो समिति बनाई जा रही है, मैं केवल बात महाराष्ट्र की नहीं कर रहा, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था है। जाहिर तौर पे आम जनता के मन में यह सवाल आता है कि क्या वो व्यवस्था राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होगी, मुक्त रहेगी? कितनी पारदर्शिता इसमें कही जाए, कितनी जवाबदेही इससे तय होगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। और
इसमें इसको हम दो तरीके से देखेंगे। पहले तो जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, फिर सभापति हैं विधान परिषद के, और विधानसभा के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं जी, और एक चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र और एक जज हैं। तो ये समिति बहुत ही बैलेंस्ड है और इसमें आप खाली ये नहीं कह सकते कि खाली गवर्नमेंट का ही इसमें वर्चस्व है। अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अदर देन द गवर्नमेंट साइड। अब आते हैं हम जो मेंबर्स होंगे, उस मेंबर्स में भी अगर आप उसको देखें तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और उसके बाद दूसरे जजेस होंगे, और 25 साल की एक्सपीरियंस के कुछ जो लोग कानून में या अर्थव्यवस्था में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिनका एक्सपीरियंस है वो होंगे। तो इसमें मेजॉरिटी अगर देखेंगे तो जुडिशियल ऑफिसर्स ही होंगे, और जुडिशियल ऑफिसर्स को अगर हम डाउट करने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बेस्ड ऑन एविडेंस ही डिसीजन लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बिल्कुल स्ट्राइकिंग और बहुत इम्पोर्टेंट फीचर इस एक्ट का बताऊंगा जो बिल है जो पास हुआ है जी। और वो ये है जो लोकपाल बिल में भी नहीं है, और जो कई ऐसे बॉडीज़ हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ हैं, उनके पास वो पावर नहीं है। और वो पावर है इस लोकायुक्त को पावर दी गई है कि कोई आदमी कोई पर्सन इनके ऑर्डर्स को, लोकायुक्त के ऑर्डर्स को या उनकी अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो वो उसको भी पनिश कर सकते हैं। ये इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है जी। इस बिल का। अदर देन दिस के चीफ मिनिस्टर भी उसके हैं, मिनिस्टर भी उसके दायरे में आते हैं, ये तो लोकपाल में भी था। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अभी तक और स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी ये लागू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लागू हुआ है, और पॉपुलर जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव मुझे लगता है कि वो स्टेप है। जी प्रफुल्ल जी, मैं राजनीतिक व्यवस्था का सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्था, उसको लेकर तमाम सवाल जनता के बीच उठते रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली राज्य की मैं बात करूं, तो एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला भ्रष्टाचार को लेकर, लोकपाल को लेकर। स्वयं बड़े बड़े उसमें नेता शामिल हुए, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन जब सरकार बनी राज्य में तमाम तरह के घपले घोटाले उभर के सामने आने लग गए। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार को लेकर कानून पहले था जैसा आपने कहा, लेकिन तमाम घपले घोटाले, मंत्रियों पे आरोप लगे पूर्व की सरकारों पर। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है और भ्रष्टाचार और कानून, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने ये आंदोलन देखा, बल्कि अभी की जो नई पीढ़ी है उसको निकट के काल में यदि कोई आंदोलन इससे बड़े इस पर ध्यान में होगा तो वो शायद भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन होगा। उसमें से एक नई पार्टी ने भी जन्म लिया। लेकिन इस व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, जिस तरह का हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बना हुआ है, इसमें जिस तरह का पैसे का खर्चा होता है, ये व्यवस्था जिस तरीके से इलेक्शन को एक तरह से इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना और फिर चुनकर आने के बाद उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स पाना, बिजनेस की भाषा में बोलूं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस रूप में यदि हम लोकतंत्र को या चुनाव को देखने लगे तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन कम से कम इसमें कोई ना कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हो। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि भारत में सारे ही राजनेता खराब है या खराब रहे हैं या सारे ही भ्रष्ट है, लेकिन एक जनता की जो लेजिटिमेसी या क्रेडिबिलिटी इस सारी सिस्टम की होनी चाहिए। उसके संदर्भ में हम देखते हैं तो जो सारा का सारा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला, उसकी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। आपने बिल्कुल सही कहा
कि अनफॉर्चुनेटली उससे निकली हुई पार्टी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उस पार्टी ने जिस मुद्दे पर वो बनी थी, लोकपाल और लोकायुक्त के, उसके बारे में बहुत कुछ किया नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो भी उसी तरीके से उसी ढर्रे पर चलने लगी। दूसरी तरफ आपने जैसे कहा कि महाराष्ट्र में भी इस तरह का कानून पहले से था। इनफैक्ट महाराष्ट्र पहला स्टेट था जहां पे ऐसा कानून आया। लगभग मेरी जानकारी सही है तो अक्टूबर 1972 से ये कानून आया जी। और इस कानून में विशेषता ये है कि इसमें सामान्य व्यक्ति को किसी भी पब्लिक सर्वेंट के बारे में करप्शन के चार्जेस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए वो कंप्लेन कर सकता है। इसके सिवा चंद्रा जी ने जैसे कहा कि माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी यदि कोई इनजस्टिस हुआ है तो उसके बारे में भी वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अच्छी बात इसमें एक ये है जिस पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, अध्ययन नहीं होता, बहुत ज्यादा हम इस मामले में कोई रिसर्च भी नहीं देखते कि 60 to 70% कंप्लेंट्स अभी तक ग्रीवेंस रिड्रेसल इस व्यवस्था में ऑलरेडी होता रहा है। अब ये और भी पुख्ता हो गई है क्योंकि इसमें एक तरीके से एक नया स्ट्रक्चर भी सामने आया है और उसमें जैसे कहा कि उच्चतम जो राजनीतिक पद है, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री हो, और उसमें एक बैलेंस बनाने का काम इस एक्ट ने किया है। मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन को सही मायने में किसी ने एक अंतिम रूप में लेकर जाने का जिस संदर्भ में वो देख रहे थे लोकपाल और लोकायुक्त, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को उसका क्रेडिट जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन सुभाष जी, एक सवाल आम जनता का, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करते हैं, लोगों को उम्मीद होती है कि लोकपाल हो या लोकायुक्त हो, उनकी जो व्यवस्था है वहां पर भ्रष्टाचार से कोई परेशान है तो उसे न्याय मिलेगा, जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि कंप्लेंट की जाती है, शिकायत पहुंचती है, मामला पहुंचता है, लेकिन लंबे समय तक पेंडिंग रहता है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोकायुक्त का सिस्टम कैसा है। जैसे जो महाराष्ट्र में सिस्टम बनाया है उन्होंने, जिसमें 2 जजेज हैं और जो अन्य 2 सदस्य हैं वो भी जो है हाई क्रेडिबिलिटी के होंगे, तो इन्हीं से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी शिकायतें आएंगी उनको जो है जल्दी संबोधित करेंगे और एक सिस्टम क्रिएट करेंगे कि कोई भी अगर शिकायत करता है, वैसे सामान्य रूप से जो है हर कोई शिकायत जो भी करता है उसमें जो हमारे यहाँ लोकायुक्त की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, जो हमारी पास जानकारी है उसमें ये है कि जो शिकायत करेगा वो शिकायत का कुछ प्रारंभिक सबूत जरूर देगा और एफिडेविट के साथ। जी। जब ऐसा होता है तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ शिकायत कुछ सबूतों के साथ और एफिडेविट के साथ देता है, तो ऐसी शिकायतों पर यहाँ जल्दी जांच होती है। और अगर केवल वेग शिकायत ऐसे ही दिए दिए तो प्राथमिक स्तर पर मुझे लगता है यहाँ रिजेक्ट हो जाती होगी और अन्य जगहों पर होते। मूल सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के बारे में अगर हम कुछ कह रहे हैं लोकायुक्त संस्था से, तो फिर हमारे पास उसका कोई न कोई एक सबूत होना चाहिए। और चूंकि मैं आरटीआई में हूँ, जी। सूचना आयुक्त के रूप में मेरा अनुभव है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं आरटीआई में जिनके पास सबूत नहीं होता है, आरटीआई से पहले सबूत इकट्ठा करते हैं। और कई बार लोगों ने कहा भी, जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई इसका लोकहित क्या है, आरटीआई में सबसे बड़ा सवाल होता है लोकहित क्या है, आरटीआई मांगने का आपका पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। अगर उन्होंने कहा कि हमको ये इसमें सबूत चाहिए और हम या तो हाई कोर्ट जाएंगे या हम लोकायुक्त में जाएंगे, तो हमारी कोशिश होती है कि आरटीआई में उनको पूरी जानकारी मिले और आरटीआई से मिली जानकारी वो पुख्ता जानकारी होती है, उसमें झूठा नहीं कोई कर सकता। जी। और कभी-कभी मैं ये भी करता हूँ कि वो एफिडेविट के माध्यम से दें ताकि बाद में मुकर न सके और मुकरे तो उन पर जो है केस किया जा सके। तो आरटीआई इस मामले में बड़ी सहायक जो है संस्था है, बहुत सहायक इसलिए है कि यहाँ से मिला हुआ जो सबूत है वो लोकायुक्त में संस्था में काम करता है। और सबूतों के साथ जब कोई जाएगा तो लोकायुक्त संस्था को भी
जल्दी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो उसके पास ठोस सबूत भी होने चाहिए। एक पहलू ये भी बहुत महत्वपूर्ण है न्याय की दृष्टि से, क्योंकि अगर सबूत नहीं है, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया जाता है तो उससे भी बात बनती नहीं है, न्याय मिलता नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल सुरेश जी मेरा आपसे है, क्योंकि केरल विधानसभा ने भी इस दिशा में पहल की, लोकायुक्त संशोधन विधेयक के रूप में इस दिशा में पहल की। अक्सर एक सवाल उठ रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो लोकायुक्त कानून बन रहे हैं, जो व्यवस्था बन रही है, जो विधेयक विधानसभा से पारित हो रहे हैं, उसमें नियमों को लेकर, कानून को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर नजर आता है, एक रूपता नजर नहीं आती। जाहिर तौर पर राज्यों की अपने अपने एकाधिकार, अपना अपना अधिकार है, अपना अपना क्षेत्र है उन सब का। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर महाराष्ट्र का कानून मजबूत है और अगर ऐसा परसेप्शन बने कि केरल का कानून मजबूत नहीं है तो उस पर भी सवाल उठेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लॉ के दो सोर्सेज हैं जी। या तो लॉ हाई कमांड गवर्नमेंट लेके आए विदाउट एनी पॉपुलर डिमांड, दूसरा है कि देयर इज ए डिमांड फॉर दैट लॉ। तो डिमांड तो है, अब वो डिमांड कितनी तेज है या वहाँ पे कितनी प्रबल है जो कि गवर्नमेंट को फोर्स करे। अब आपने जो प्रश्न पूछा है इसके दो, एक लीगल पहलू भी है। लीगल पहलू ये है कि हमारे यहाँ जब सेंट्रल एक्ट होता है, सेंट्रल एक्ट के अनुसार ही नॉर्मली हमारे स्टेट लॉज होते हैं। स्टेट सब्जेक्ट हो गए और एक सेंटर का हो गया। तो ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 है, नॉर्मली इससे बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए, और अगर डेविएशन होता है तो मैं समझता हूँ कि वो इट शुड कम टू द प्रेसिडेंट। अब मैंने ये एंट्रीज नहीं देखी हैं एक्चुअली कि टू व्हाट एक्सटेंट, बिकॉज स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट के जो पब्लिक सर्वेंट्स है दे आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस। बट कुछ ऐसे भी हैं जो हाई लेवल हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स एंड द मिनिस्टर्स, दीज आर नॉट सिंपली पब्लिक सर्वेंट्स विद इन द डोमेन ऑफ दिस। तो डेविएशन अगर कहीं ऐसे एक्ट में होता है सेंट्रल एक्ट का तो प्रेसिडेंट के पास आना चाहिए। बट यस, दैट पावर इज विद द सेंटर, विद द स्टेट, फॉर द स्टेट सब्जेक्ट्स। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह का एक लॉ आ गया है तो और पॉपुलर डिमांड आएगी, देयर विल बी प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट्स एंड मे बी इन टाइम्स टू कम कुछ थोड़ा सा थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। बिल्कुल, लेकिन एक पॉजिटिव पहल है कम से कम। अगर लोकायुक्त या लोकपाल की दृष्टि से मैं कहूं, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है, और ऐसी संस्थाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाती हैं और लोगों को एक उम्मीद देती हैं न्याय की कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।